मैं अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए अपनी आबरू बेचने को मजबूर थी। उन 5 रईसज़ादों ने मुझे बुरी तरह नोच डाला था। मेरे कपड़े तार-तार हो चुके थे। मैं अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। तभी उनका छठा दोस्त और उस ग्रुप का लीडर अंदर आया। उसने जैसे ही मेरा चेहरा देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके हाथ से शराब की बोतल छूटकर चकनाचूर हो गई और उसके मुँह से एक ही चीख निकली, "दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं?" दोस्तों कहते हैं कि इंसान की मजबूरियाँ उसे वो सब कुछ करने पर विवश कर देती है, जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होता। गरीबी और लाचारी का ऐसा ही एक खेल मेरी ज़िंदगी के साथ भी खेला गया। मेरा नाम सुमन है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी बेटी थी। मेरे पिताजी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और हम 2 भाई-बहन थे। मेरा छोटा भाई सूरज जो मुझसे 5 साल छोटा था, वह मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर था। पिताजी हमेशा कहते थे कि सुमन तुम तो मेरी लक्ष्मी हो, लेकिन सूरज हमारे घर का कुल दीपक है। इसे पढ़ा-लिखा कर बड़ा साहब बनाना है। मैंने कभी पिताजी की इस बात का बुरा नहीं माना। मैं खुद भी चाहती थी कि मेरा भाई खूब पढ़े और तरक्की करे। मैंने अपनी पढ़ाई के बीच में छोड़कर सिलाई-कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था, ताकि घर के खर्चों में पिताजी का हाथ बटा सकूँ और सूरज की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। सूरज पढ़ने के लिए शहर चला गया था। हम हर महीने अपनी ज़रूरतों को मार कर उसे पैसे भेजते थे, ताकि वह शहर में रहकर अफ़सर बनने की तैयारी कर सके। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि वक़्त बदलते देर नहीं लगती। एक रात पिताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस रात हमारे घर की छत ही छीन गई। अब घर में मैं, मेरी बूढ़ी माँ और शहर में पढ़ रहा मेरा भाई सूरज रह गए थे। पिताजी की पेंशन इतनी कम थी कि 2 वक़्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया था। मैंने सूरज को फ़ोन करके पिताजी की मौत की खबर दी और कहा कि वो वापस आ जाए और घर की ज़िम्मेदारी सँभाले। लेकिन सूरज ने कहा, "दीदी, मेरा फाइनल साल है। अगर मैं अभी वापस आया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप बस 1 साल और सँभाल लो, फिर मैं बड़ा अफ़सर बनकर लौटूँगा और आपके सारे दुःख दूर कर दूँगा।" भाई की बातों ने मुझे फिर से हिम्मत दी। मैंने सोचा कि चलो 1 ही साल की तो बात है। मैंने अपनी कमर कस ली और मैं दिन-रात सिलाई मशीन पर पैर चलाती, लोगों के कपड़े सिलती, यहाँ तक कि शादियों में जाकर औरतों को मेहंदी लगाने का काम भी शुरू कर दिया। मेरा मकसद सिर्फ़ एक था, घर का चूल्हा जलता रहे और सूरज की पढ़ाई का खर्च न रुके। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुज़रने का जज़्बा रखते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समय अपनी रफ़्तार से बीत रहा था। सूरज शहर से कभी-कभार फ़ोन करता, लेकिन हमेशा पैसों की ही माँग करता। कभी किताब के लिए, कभी कोचिंग के लिए, तो कभी हॉस्टल की फीस के लिए। मैं अपनी माँ की दवाइयाँ कम करके उसे पैसे भेजने रहती। माँ अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी उफ़ तक नहीं की। फिर वह मनहूस दिन आया जिसने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। माँ बाथरूम में फिसल कर गिर गई। जब हम उन्हें सरकारी अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने बताया कि उनके दोनों गुर्दे, किडनी खराब हो चुके हैं और गिरने की वजह से उन्हें अंदरूनी चोट भी आई है। डॉक्टर ने साफ कह दिया, "सुमन, अगर अपनी माँ को बचाना है तो जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा और डायलिसिस शुरू करना होगा। इसमें कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा।" 5 लाख रुपए, यह रकम मेरे लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। मेरे पास तो घर में 5,000 भी नहीं थे। मैंने अपने रिश्तेदारों के हाथ-पाँव जोड़े, पिताजी के पुराने दोस्तों के दरवाजे खटखटाए, यहाँ तक कि अपना छोटा-सा घर गिरवी रखने की कोशिश भी की। लेकिन कागज़ात पूरे न होने की वजह से बैंक ने लोन दिया और न ही किसी साहूकार ने। हर तरफ से ना सुनने के बाद मैं टूट चुकी थी। माँ की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया कि 24 घंटे के पैसों का इंतज़ाम नहीं किया, तो माँ को नहीं बचा पाएँगे। उस शाम मैं अस्पताल के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। तभी मेरे पास एक औरत आई, वह हमारी बस्ती की ही थी रहने वाली, लेकिन उसका चाल-चलन कुछ ठीक नहीं माना जाता था। उसका नाम चंपा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, "सुमन, रोने से तेरी माँ ठीक नहीं होगी। पैसे चाहिए ना तुझे? मेरे पास एक रास्ता है।" मैंने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, "शहर के पास एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है। वहाँ कुछ बड़े घरों के लड़के पार्टी कर रहे हैं। उन्हें अपनी महफ़िल की रौनक बढ़ाने के लिए एक खूबसूरत लड़की चाहिए। सिर्फ़ 1 रात की बात है। अगर तू उनके साथ वक़्त बिताने को तैयार हो जाए, तो वो तुझे मुँह माँगी कीमत देंगे। 5 लाख तो क्या, वो 10 लाख भी दे देंगे।" उनकी बात सुनकर मेरे बदन में सिरहन दौड़ गई। मैंने उसे गुस्से से देखा और कहा, "मौसी, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन अपनी इज़्ज़त बेचने वाली नहीं। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से।" चंपा हँसते हुए वहाँ से चली गई, यह कहते हुए कि सोच ले, इज़्ज़त प्यारी है या माँ की जान। मैं वापस आईसीयू में गई। माँ बेहोश पड़ी थी, साँसें उखड़ रही थी। मशीन की बिप-बिप की आवाज़ मुझे अंदर से काट रही थी। मुझे पिताजी का चेहरा याद आया, जिन्होंने मरते वक़्त मेरा हाथ पकड़कर कहा, "सुमन, अपनी माँ का ख़्याल रखना।" रात के 10 बज चुके थे। डॉक्टर ने आखिरी बार आकर कह दिया कि सुबह तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरी ज़मीन और मेरी माँ की ज़िंदगी की भी जंग छिड़ी थी और आखिरकार एक बेटी की ममता जीत गई और एक औरत का स्वाभिमान हार गया। मैंने काँपते हाथों से चंपा को फ़ोन लगाया। मेरे मुँह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन मैंने हामी भर दी। आधे घंटे बाद एक काली गाड़ी अस्पताल के गेट पर आई। मैं उस गाड़ी में बैठ गई। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था, आँखों से आँसू नहीं रुक रहे थे। ड्राइवर ने मुझे शहर से दूर एक सुनसान इलाके में बने आलीशान फार्म हाउस पर ले गया। वह जगह बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से उतनी ही डरावनी लग रही थी।
मुझे एक बड़े से हॉल में ले जाया गया। वहाँ शराब और धुएँ की बदबू फैली हुई थी, लेकिन संगीत बज रहा था। वहाँ 5 लड़के मौजूद थे जिनकी उम्र 22 से 25 साल के बीच होगी। वे सभी नशे में धुत थे। मुझे देखते ही उनकी आँखों में हवस की भूख चमक उठी। मैं दरवाजे पर ही सिकुड़ कर खड़ी हो गई। उनमें से एक लड़का, जो शायद सबसे ज़्यादा नशे में था, लड़खड़ाते हुए मेरे पास आया और बोला, "अरे वाह! चंपा ने तो सच में आज कोहिनूर भेजा है। क्या नाम है तेरा सुंदरी?" मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। दूसरे लड़के ने पीछे से आकर मेरा दुपट्टा खींच लिया। मैं चीख पड़ी, "देखो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे साथ बदतमीज़ी मत करो। मुझे बताया गया है कि सिर्फ़ साथ बैठना है।" मेरी बात सुनकर वे पाँचों ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। भोली है बेचारी। अरे यहाँ साथ बैठने के लिए नहीं, हमें खुश करने के लिए बुलाया है। अगले 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे खौफ़नाक घंटे थे। उन दरिंदों ने मुझे खिलौना समझ लिया था। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की, मुझे नचाया, मुझे धक्के दिए। मैं उनके सामने हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मुझे जाने दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे मुझे एक-दूसरे की तरफ फेंक रहे थे। मेरा ब्लाउज़ फट चुका था, मेरे बालों का जूड़ा खुल गया था। मैं फर्श पर गिर गई। रोते-रोते मेरी आवाज़ बैठ चुकी थी। तभी उनमें से एक ने मुझे बालों से पकड़ कर उठाया और एक कमरे की तरफ खींचने लगा। वह बोला, "दोस्तों, आज की रात तो रंगीन हो गई। अब इसे अंदर ले चलते हैं, हमारे यहाँ बॉस भी आने वाला है।" वे मुझे घसीटते हुए बेडरूम में ले गए और बिस्तर पर पटक दिया। मैं अपनी आबरू बचाने के लिए उनसे लड़ रही थी, लेकिन 5 मर्दों की ताकत के आगे मेरी एक नहीं चली। वे मेरे करीब आ रहे थे, मेरी रूह काँप रही थी। मैंने अपनी आँखें बंद कर ली और ईश्वर को पुकारा कि इससे बेहतर तो मुझे मौत दे दे। तभी बाहर हॉल में एक और गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। लड़कों ने रुक कर कहा, "लो, बॉस आ गया। आज की पार्टी का असली स्पॉन्सर वही है। सबसे पहले उसका हक बनता है।" वे सब पीछे हट गए। मैं बिस्तर के कोने में दुबक कर अपने फटे हुए कपड़ों से खुद को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। एक लंबा सा साया दरवाजे पर उभरा। वह लड़का जिसे ये लोग बॉस कह रहे थे, हाथ में महंगी शराब की बोतल लिए झूमता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके आते ही लड़खड़ाती आवाज में कहा, "कहाँ है वो माल? मैंने सुना है आज चंपा ने कोई खास इंतजाम किया है।" कमरे में अंधेरा था। उसने बत्ती जलाई। जैसे ही ट्यूबलाइट की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी, मैं सिसकते हुए ऊपर की तरफ देखने लगी। मेरी आंखें आंसुओं से धुंधली थी, लेकिन सामने खड़े उस शख्स ने पहचानते ही मेरा खून जम गया। वह कोई और नहीं, मेरा अपना सगा भाई सूरज था। वही सूरज जिसके लिए मैंने अपनी जवानी होम कर दी थी। वही सूरज जिसे मैं अपना पेट काट काट कर पैसे भेजती थी ताकि वह अफसर बन सके। वह यहाँ महंगे कपड़े पहने, शराब के नशे में धुत इन दरिंदों का सरदार बना खड़ा था। सूरज की नज़रें जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसके हाथ से शराब की बोतल छूटकर जमीन पर गिर गई और चकनाचूर हो गई। उसकी आंखों में जो नशा था, वह एक पल में हिरन हो गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके मुंह से एक ही चीख निकली, "दीदी, आप यहाँ इस हालत में?" बाकी के पांचों दोस्त हंसने लगे। "अरे बॉस, तुम तो इसे जानते हो, क्या बात है, फिर तो मज़ा दोगुना हो जाएगा।" सूरज ने आव देखा न ताव, पास ही पड़ा एक कांच का जग उठाया और उस लड़के के सिर पर दे मारा जिसने यह बात कही थी। "खामोश, अपनी गंदी जुबान बंद कर कुत्ते। ये मेरी बहन है, मेरी सगी बहन सुमन।" कमरे में सन्नाटा छा गया। उन पांचों लड़कों का नशा भी पल भर में उतर गया। सूरज दौड़कर मेरे पास आया। उसने अपनी महंगी जैकेट उतारकर मेरे नंगे कंधों पर डाली और मुझे गले से लगा लिया। वह फूट फूट कर रोने लगा, "दीदी, मुझे माफ कर दो। यह सब क्या है? आप यहाँ कैसे? माँ कहाँ है?" मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे गले में सिर्फ सिसकियां निकल रही थी। मैंने उसे धक्का दिया और घिन से उसकी तरफ देखा। मैंने लड़खड़ाते हुए कहा, "दूर हट जा मुझसे। तू मेरा सूरज नहीं हो सकता। मैंने तो एक फरिश्ते को पाल पोस कर बड़ा किया था। तू तो शैतान निकला। माँ अस्पताल में मर रही है, उनके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, और तू तू यहाँ अय्यासी कर रहा है।" मेरी बात सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मेरे पैरों में गिर पड़ा और अपना सिर पटकने लगा। "माँ अस्पताल में, और मैं? हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? मैंने अपनी ही बहन की आबरू का सौदा कर लिया।" दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे जो हुआ वह हर युवा के लिए एक सबक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां समाज का आईना होती है। उस रात वहाँ एक अजीब सा मंजर था। जो लड़के अभी तक भेड़िए बने हुए थे, वे अब सिर झुकाए खड़े थे। सूरज ने रोते हुए मुझे बताया कि वह कभी पढ़ाई कर ही नहीं रहा था। शहर की चौकाचौंध में वह जुआ और नशे की लत में पड़ गया था। जो पैसे मैं उसे भेजती थी वह कम पड़ते थे, इसलिए उसने अमीर बाप की बिगड़ी औलादों के साथ दोस्ती कर ली और उनके लिए लड़कियां सप्लाई करने और पार्टियों का इंतजाम करने का काम, दलाली शुरू कर दिया था। आज की पार्टी उसी ने दी थी, उसी कमीशन के पैसों से जो उसे गलत कामों से मिलते थे। उसने मुझे गोद में उठाया और उसी गाड़ी में डालकर पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागा। रास्ते भर वह मेरे हाथ चूमता रहा, माफ़ी मांगता रहा, "दीदी, मुझे मार डालो, मैं जीने के लायक नहीं हूँ। मैंने अपनी ही थाली में छेद किया है।" हम अस्पताल पहुंचे। सूरज ने अपनी जेब से गड्डियां निकालकर काउंटर पर फेंकी। ये वही पैसा था जो उसने गलत रास्तों से कमाया था, लेकिन आज वही पैसा माँ की जान बचाने के काम आ रहा था। कुदरत का मजाक देखिए, पाप की कमाई से माँ की जान तो बच गई, लेकिन रिश्तों की जो मौत उस रात हुई, उसे कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता था।
माँ का ऑपरेशन सफल रहा। जब उन्हें होश आया और उन्होंने सूरज को अपने पास देखा तो उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, मेरा बेटा आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा, तो अब बड़ा अफसर बन गया है ना। सूरज माँ के सीने से लगकर बच्चों की तरह रोया, लेकिन वह माँ को कभी सच नहीं बता पाया। वह यह नहीं बता पाया कि उसका बेटा अफसर नहीं बल्कि एक गिरा हुआ इंसान बन चुका है। उस घटना के बाद सूरज पूरी तरह बदल गया। उसने शहर जाना छोड़ दिया। उसके कसम खाई कि अब वह मेहनत की कमाई से ही घर चलाएगा। उसने मजदूरी की, छोटी मोटी काम किए और आज वह एक साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन मेरी रूह पर जो घाव उस रात लगे थे वे कभी नहीं भर पाए। जब भी मैं सूरज को देखती हूँ मुझे मेरा भाई नहीं बल्कि उस रात का वो बॉस नजर आता है। मैं उसे माफ़ तो कर चुकी हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है, लेकिन मैं भूल नहीं पाती। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी उन तमाम युवाओं के लिए एक चेतावनी है जो शहर की चकाचौंध में अपने संस्कारों और परिवार के संघर्ष को भूल जाते हैं। याद रखिए, आपके माता पिता, आपकी बहन घर पर अपनी खुशियां मारकर आपको पैसे भेजते हैं ताकि आप कुछ बन सकें। अगर आप उन पैसों को अय्यासी में उड़ा रहे हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं, अपने परिवार का खून पसीना और उनका भरोसा उड़ा रहे हैं, भी जला रहे हैं। कभी कभी हमारी गलतियों की सजा हमारे अपनों को ऐसी भुगतनी पड़ती है कि पूरी उम्र का पछतावा भी उसे ठीक नहीं कर सकता। जैसा सूरज के साथ हुआ, वह सुधर तो गया लेकिन अपनी बहन की नज़रों में वह इज्जत कभी वापस नहीं कमा पाएगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या सुमन को सूरज को पूरी तरह माफ़ कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी दिल को दहला देने वाली कहानी और सीख देने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।